बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज्ड इन पोएटिक्स। वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, वो टर्म्स जो कि पोएटिक के अंदर यूज़ हुई हैं और आज हम उनका डिटेल में स्टडी करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो मीमसिस है। Memesis is the act of creating in someone's mind through artistic representation an idea or ideas that the person will associate with experience। कि किसी शख्स के माइंड में कोई आइडिया क्रिएट करना, आइडिया लाना, और या किसी कोई आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी करना कि वो उसको देख के ये समझे कि वो अपने जो उसकी एक्सपीरियंस हो चुके हैं उसकी लाइफ में, वो उसको अपने साथ उन एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करके उस तरह की फीलिंग उसके अंदर आए, उसके माइंड में आए। इसको मीमसिस कहते हैं। वैसे इमिटेशन कर देना, वो इमिटेशन होगी। किसी भी लाइफ के किसी भी इवेंट को जस्ट इमिटेट कर देना, कॉपी करना, वो इमिटेशन होगा। लेकिन इस तरीके से इमिटेशन उसकी करना कि उस इमिटेशन की वजह से जो ऑडियंस है वो उस इवेंट को देख के उस इवेंट को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करें और उस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आएँ। मतलब उस इवेंट को देख के उस तरह की फीलिंग्स और वो मुकम्मल उसको सही समझ सकें, उस इवेंट को अपने एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करके, तो उसको मीमसिस कहेंगे। ख़ास किस्म की इमिटेशन होती है जिसको मीमसिस कहते हैं। इन एसेंस मीमसिस रेफर टू ability of art to imitate or represent reality in a way that create a sense of familiarity or recognition in the audience। कि मीमसिस उस तरफ इशारा करता है, वो काबिलियत किसी पोएट की इमिटेट करने की या रिप्रेजेंट करने की रियलिटी को इस तरीके से कि वो इस तरह का सेंस क्रिएट करे कि वो आइडियंस उस चीज़ से फेमिलियर हैं, वाकिफ़ हैं, पहले हो चुका है उनके साथ, या वो उसको इस तरीके से पहचाने कि जिस तरीके से उनके साथ ये हो रहा है। इसको मीमसिस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मीमसिस इज़ अ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल आर्ट। एरिस्टोटल के मुताबिक मीमसिस जो है ना, बुनियादी करेक्टरिस्टिक है किसी भी आर्ट पीस ऑफ आर्ट की। वेदर इट बी लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक और ड्रामा, या तो वो लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो या ड्रामा हो, लेकिन ये मीमसिस उसकी बुनियादी करेक्टरिस्टिक है। इसके बगैर वो जो है मुकम्मल नहीं होगा पीस ऑफ आर्ट। थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, imagery and other artistic techniques, the artist creates a representation of reality that can evoke emotion, ideas and association in audience। इमेजरी क्या होता है कि इस तरीके से किसी चीज़ को कोई पोएट इमिटेट करे कि जो रीडर है उसके माइंड में, या आइडियंस जो है उनके माइंड में उस तरह की पिक्चर आ जाए जिस तरह की राइटर चाहता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक पिक्चर्स का एक पूरी वीडियो चल रही होती है। और राइटर का ये कमाल है कि वो उस तरह की पिक्चर जिस तरह की वो चाहता है रीडर के माइंड में डाल दे या ऑडियंस के माइंड में डाल दे। ठीक है, इसको इमेजरी कहते हैं। एंड अदर आर्टिस्टिक टेक्निक्स, द आर्टिस्ट क्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, कैन एवोक इमोशन, आइडियाज एंड एसोसिएशन इन आइडियंस। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन होता है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं अपने, या आपके माइंड में जो एक पिक्चर बनी हुई है किसी चीज़ के बारे में, उसके और जो सामने आपके टेक्स्ट है, पीस ऑफ आर्ट है, या उससे जो बन रही है, वो मिल जाए, आपस में एसोसिएट हो जाए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तो एक बंदा जिसने स्नेक को नहीं देखा हुआ, उसको आप बताएंगे कि स्नेक, तो उसके जहन में पिक्चर स्नेक की नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसे बंदे को जिसने स्नेक देखा हुआ है, उसको जब बताएंगे स्नेक कहेंगे, तो उसके माइंड में फ़ौरन सांप की पिक्चर आएगी, एक रेप्टाइल जिसकी बगैर टांगों वाले रेप्टाइल की एक पिक्चर सी आ जाएगी। ये एसोसिएशन होता है।
कि माइंड के अंदर जो पिक्चर है उसकी और जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको पेश की जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी आपस में मैच कर जाएं, इसको एसोसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ ट्रेजिक प्ले द ऑडियंस मे फील अ सेंस ऑफ रिकग्निशन एंड एम्पैथी विद द कैरेक्टर्स इवन इफ दे हैव नेवर एक्सपीरियंस द सेम सिचुएशन देमसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ट्रेजिक प्ले के अंदर ऑडियंस जो है उसके साथ जिस करेक्टर की ट्रेजेडी हो रही होती है उसकी जो दुख दर्द है वो समझ रहे होते हैं, हालांकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। यही मेम्सिस है कि उनके साथ ये हुई नहीं होती चीज़, लेकिन वो फील करते हैं जिस तरह उनके साथ ये हो चुकी है या हो उनके साथ रही है। ये आर्टिस्ट का कमाल है कि वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करे रियलिटी को कि अगर रीडर उससे पहले से वाकिफ नहीं भी है तो उससे उसका जो असल दर्द है या उसकी जो कैरेक्टर के साथ ट्रेजेडी हो रही है वो खुद फील कर सके। ये होता है असल मीम्सिस। जस्ट इमिटेट कर देना मीम्सिस नहीं है। मीम्सिस ये है कि राइटर इस तरीके से रिप्रेजेंट करे किसी भी कैरेक्टर की ट्रेजेडी को कि जो ऑडियंस हैं उनके साथ ये बेशक ना हुआ हो वाकया, उनकी लाइफ में उनके साथ ट्रेजेडी ना हुई हो उस तरह की, लेकिन वो फिर भी उसका दर्द उसको फील कर सकें। यही मीम्सिस है, असल डेफिनेशन ये है इसकी। दिस इज बिकॉज द आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस that is recognizable and relatable even if it is not directly based on the audience's own experience। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि ये एक आर्टिस्ट की वजह से है जो क्रिएट करता है रिप्रेजेंटेशन किसी ह्यूमन एक्सपीरियंस की, जो कि रिकग्नाइजेबल भी होता है, रिलेटेबल भी होता है। रिकग्नाइजेबल मतलब कि उसको ऑडियंस रिकग्नाइज कर रहे होते हैं कि ये क्या, किस तरह की ट्रेजेडी हो रही है, किस तरह का दर्द है, किस तरह का उसकी उसके साथ हो रही है, ट्रेजिक हो रहा है उस हीरो के साथ या करेक्टर के साथ। फिर उसको अपने साथ रिलेट भी कर सके कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या उनकी लाइफ में जो उन्होंने पहले इस तरह की ट्रेजेडी देखी हुई होगी उसके साथ वो रिलेट भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी। बेश इवन इफ इट इज़ नॉट डायरेक्टली बेस्ड ऑन द आइडियंस ओन, बेशक हत्ता कि ये उनकी डायरेक्टली उनके जो अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट ना करें, लेकिन फिर भी वो इसको फील कर रहे होते हैं, रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। इसको मीम्सिस कहते हैं। ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ मीम्सिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ आर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया वो मीम्सिस है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी डिस्कशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड द नेचर ऑफ आर्ट। वो कहता है कि आजकल भी जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो जितने भी हैं इससे मतलब वो इसको यूज़ करते हैं, इसको डिस्कस अभी भी ये बहस में या डिस्कशन में लाया जाता है ये कंसेप्ट। आगे हमारे पास है हमार्शिया। हमार्शिया क्या है जी? दिस वर्ड ट्रांसलेट ऑलमोस्ट डायरेक्टली एज एरर, कि इसको हमेशा ट्रांसलेट इस तरीके से किया जाता है कि ये एक एरर है। किसी भी पर्सनालिटी के अंदर जो एरर होती है उसको हमार्शिया कहते हैं। लेकिन हमार्शिया जस्ट एरर नहीं है, बल्कि ये कोई मसलन उसकी वॉइस नहीं है, किसी भी शख्सियत की पर्सनालिटी की कोई बुराई नहीं है। इसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर भी एक थोड़ा सा फ्लॉ होता है जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हो जाती है। उसकी पर्सनालिटी की जो उसके अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर भी उनका एक एस्पेक्ट ऐसा होता है जो उसके ट्रेजिक फलाह का बायस बनता है, सबब बनता है, उसको कहते हैं हमार्शिया। ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई फॉल्ट नहीं है किसी भी पर्सनालिटी का, लेकिन उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों का भी एक एस्पेक्ट ऐसा होगा जो बुरा नहीं होगा, लेकिन वो वजह बन जाएगा किसी भी कैरेक्टर की ट्रेजेडी का। दो इट इज़ नॉट ऑफन रेंडर्ड मोर एलेबोरेटली एज ट्रेजिक फला।
The term hamartia is a Greek word that can be translated as error or mistake, and it is often used in the context of tragedy to refer to a character's fatal flaw or tragic error. वो कहता है एक ग्रीक वर्ड है जिसको एरर के तौर पे ट्रांसलेट किया जाता है या मिस्टेक के, और अक्सर इसको ट्रेजेडी के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है किसी भी करेक्टर का जो फाटल फला होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है उसके साथ ट्रेजेडी होती है, उसके साथ हमेशा इसको उसकी तरफ इसको इसका इशारा उसके साथ किया जाता है, रेफर किया जाता है. In Aristotle theory of tragedy, the concept of hamartia is central to the idea of the tragic hero. वो कहता है जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी है एरिस्टोटल की, हमार्शिया का जो कंसेप्ट है या आइडिया जो है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है हीरो की ट्रेजेडी के साथ. द ट्रेजिक हीरो इज अ कैरेक्टर हु पोसेसेस ग्रेट virtues एंड स्ट्रेंथ, but who also has a fundamental flaw or weakness that ultimately leads to their downfall. कि ट्रेजिक हीरो जो होता है उसके बहुत ग्रेट virtues, अच्छी खसूसियात का हामिल होता है, अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होता है, लेकिन कुछ फंडामेंटल फ्लॉ या कोई वीकनेस थोड़ी सी ऐसी होती है उसकी पर्सनैलिटी में कि जो अल्टीमेटली उसको ले जाती है डाउनफॉल की तरफ. This flaw is often referred to as the tragic flaw or fatal flaw, and it is typically a character trait that is closely tied to the character's virtues. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अक्सर इसको इशारा इसी तरफ किया जाता है कि ये ट्रेजिक फ्लॉ है या फैटल फ्लॉ, लेकिन ये एक करेक्टर की एक टिपिकल ट्रेट है, जो उसकी ट्रेट खसूसियत है जो कि क्लोजली टाइड टू द करेक्टर्स virtues, कि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके साथ बड़ी बारीकी से जुड़ी होती है कि रिकग्नाइजेबल नहीं होती कि ये वाकई फला है. एक आम बंदा उसको पहचान नहीं सकता कि ये वाकई इसकी ये बुरी चीज़ है, लेकिन वो एक वीकनेस उसकी ऐसी होती है जो कि अच्छाइयों के साथ उसकी क्लोजली टाइड, बिल्कुल बारीकी से जुड़ी होती है. कोई उसका एस्पेक्ट ऐसा होता है ग्रेट virtues का उसकी कि वो उसके ट्रेजिक फ्लॉ का वजह बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ हीरोज एक्सेसिव प्राइड और एम्बिशन मे बी सीन एज अ ट्रेजिक फ्लॉ इफ इट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डाउनफॉल. कि जो बहुत ज़्यादा प्राइड है किसी भी हीरो का, या एम्बिशन क्या होता है कि जिद कर जाना किसी काम को करने का, जो अज़म है, इतना पक्का इरादा कि मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, इसको एम्बिशन कहते हैं. या अपनी जहानत पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड कि मैं जिस तरह एडिपस बहुत ज़्यादा उसको प्राइड था कि मैं तो ये रिडल जो है सॉल्व करके ही दम लूँगा, और उसके साथ भी ये इरादा एम्बिशन भी उसका, ये दोनों आपस में इकट्ठे ही होते हैं. एक्सेसिव प्राइड की वजह से वो एम्बिशन कर लेता है कि मैं इसको हाल ज़रूर करूँगा, मैं क्यों नहीं कर सकता इसको. प्राइड उसको अपनी उस पे था कि मैं कर सकता हूँ ये, मैं हर सूरत इसको सॉल्व करूँगा इस मसले को. और एम्बिशन की पक्का इरादा कर लेता है कि पीछे नहीं हटता, कंप्रोमाइज़ ही नहीं करता, बल्कि उसको कहता है कि हर सूरत में ये सच जान के, ये सच सामने ला के छोड़ूंगा कि किसकी वजह से थीव्स के ऊपर जो है वो बुरे हालात आए हुए, मैं इसका पता करके ही छोड़ूंगा कि कौन सा वो शख्स है जिसने अपने बाप को कत्ल किया है. वो आखिर डट जाता है, ज़िद पे अड़ जाता है उस पर अपने एक्सेसिव प्राइड की वजह से, और यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ है. हालांकि ये कोई पक्का इरादा कर लेना या एक्सेसिव प्राइड भी कोई इतनी बड़ी बुराइयां नहीं है, अखलाकी बुराइयां नहीं है, लेकिन ये उसकी जो पर्सनैलिटी की जो अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ जो गुंधी हुई हैं, बिल्कुल क्लोजली टाइड है. ये मतलब क्लोजली टाइड किस तरह है कि एक्सेसिव प्राइड बाज़ जगहों पे ये बड़ा अच्छा साबित हो सकता है, एम्बिशन भी अच्छा साबित हो सकता है. किसी काम को करने के लिए एम्बिशन आप कर लें, अच्छा पक्का इरादा कर लें, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सब बातों पे डट जाना, ज़िद करना, और उस ज़िद की वजह से फिर ऐसे बात पे आकर उसने ज़िद की जो कि उसके लिए बेहतर नहीं थी, यही हिमार्शिया है.
यानी कि आप उसको दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकें कि ये बुरी चीज़ हो भी सकती है जब इसका सही जगह इस्तेमाल ना करे और अच्छी जगह इस्तेमाल करे तो अच्छी, ये होता है हामार्शिया। द कंसेप्ट ऑफ हामार्शिया इज इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एंड मोरल कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेजेडी। कहता है किसी जो भी ट्रेजेडी हो रही होती है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है या करेक्टर्स की जो साइकोलॉजी है उसको समझने के लिए हामार्शिया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। It suggests that even most virtuous and admirable characters are not immune to error or weakness, and their downfall is often the result of complex interplay of the factors. वो कहता है कि हत्ता कि जो एक नेक इंसान है या अच्छा है, तारीफ के काबिल करेक्टर है, वो भी इन एरर और वीकनेस से पाक नहीं हो सकता जो कि उसके डाउनफॉल का वजह बनती हैं। ये यही हामार्शिया ने साबित करता है ना साइकोलॉजिकल उसका कम्प्लेक्सिटी ट्रेजेडी की, कि एक अच्छा नेक इंसान, अच्छा करेक्टर का मालिक इंसान भी गलती से पाक नहीं है, जो गलती उसकी तबाही का सबब बन जाए। और ये डाउनफॉल किस वजह से होता है? वो कहता है इट इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ कम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग देयर करेक्टर फ्लॉज, द एक्शन ऑफ अदर्स एंड द वर्किंग ऑफ फेट एंड सर्कमस्टांसेस। कि उसके करेक्टर का फ्लॉ भी हो सकता है, एक्शन दूसरों के एक्शंस भी हो सकते हैं, वीकनेस, वर्किंग ऑफ फेट, इसमें फेट का भी अमल दाखिल है और सरकमस्टांसेस भी आ जाते हैं। इन सब का आपस में इंटरप्ले जो है इन फैक्टर्स का, ये भी रिजल्ट बन सकता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है जिसको रिकग्नाइज करना मुश्किल है कि ये करेक्टर की फलाह की वजह से इसकी ट्रेजेडी हुई है या दूसरों के एक्शन की वजह से हुई है या इसकी फेट की वजह से हुई है, सरकमस्टांसेस या फ्री विल की वजह से हुई है। Overall, the concept of hamartia is a key component of Aristotle theory of tragedy. मीम्सिस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है हामार्शिया का। It has had a profound impact on the way that we understand and appreciate the tragic literature and drama. वो कहता है इसका बहुत जो लिटरेचर है ये और ड्रामा है उसके ऊपर बहुत गहरा इसका असर है। उसको समझने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हामार्शिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस कि जब किसी ट्रेजेडी के अंदर, ड्रामे के अंदर जो हीरो को रिकग्निशन होती है किसी भी ट्रुथ की या डिस्कवरी होती है उसको किसी भी ट्रुथ की, वो ट्रुथ जो उसकी फॉर्चून को या उसके हालात को या उसकी लाइफ को चेंज कर दे, उसको एनाग्नोसिस कहते हैं। और जो हालात में तब्दीली या उसकी फॉर्चून के अंदर जो तब्दीली होती है उसको कहते हैं पेरिपेटिया, प्रेप्टिया कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा इसका मुश्किल है। दिस वर्ड ट्रांसलेट एज रिकग्निशन और डिस्कवरी। द टर्म एनाग्नोसिस इज अ ग्रीक वर्ड that can be translated as a recognition or discovery, and it is an important concept in Aristotle theory of tragedy. एनाग्नोसिस को रिकग्निशन कहते हैं, ट्रांसलेट इसको रिकग्निशन के तौर पर भी कर सकते हैं, डिस्कवरी भी इसको कहते हैं। ये ग्रीक टर्म है जो कि रिकग्निशन और डिस्कवरी के लिए यूज़ की जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये यूज़ किया गया है थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी एरिस्टोटल की। उसमें एनाग्नोसिस रेफर टू अ मोमेंट ऑफ सडन रियलाइजेशन और डिस्कवरी इन द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी। जो सडन रियलाइजेशन होती है किसी भी करेक्टर को, मेन करेक्टर को या किसी भी करेक्टर को प्लॉट के अंदर, और उसकी वजह से प्लॉट की वजह से उसकी फॉर्चून चेंज हो जाती है उस करेक्टर की। वो मोमेंट जब किसी करेक्टर को सडन रियलाइजेशन होती है या डिस्कवरी होती है प्लॉट के अंदर, उसको ऑफन इन्वॉल्विंग द रेविलेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट ट्रुथ और द रिकग्निशन ऑफ हिडन आइडेंटिटी। अक्सर ये कोई ऐसा अहम सच होता है जिसकी रेविलेशन होती है, इंकिशाफ होता है जिसका, या किसी हिडन आइडेंटिटी, किसी शख्सियत की जो आइडेंटिटी है वो हाइड होती है और वो सामने आ जाती है।
दिस मूवमेंट ऑफ रिकग्निशन इज ऑफन टर्निंग पॉइंट इन द प्लॉट, और ये मूवमेंट जो है ये टर्निंग पॉइंट होता है प्लॉट के अंदर, लीडिंग टू अ शिफ्ट इन द करेक्टर फॉर्चून और अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन। और ये जो ट्रुथ है ये पूरे जो उसको करेक्टर है उसकी फॉर्चून को चेंज कर देता है, और उस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग, यानी उसको समझने के लिए मेन उसको ले जाता है करेक्टर को कि वो समझ सकता है कि असल सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन द प्ले Oedipus Rex by Sophocles, the moment when Oedipus realizes that he has unknowingly killed his father and married his mother is a powerful example of Anagnorsis। वो एडिपस रेक्स की मिसाल देता है कि जब उसको पता चलता है कि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया और अपनी माँ से शादी कर दी है, यही एनाग्नोसिस है। दिस रियलाइजेशन लीड्स टू अ ड्रामेटिक रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ एडिपस एंड सेट द स्टेज फॉर द ट्रेजिक कंक्लूजन ऑफ द प्ले। कहता है ये रियलाइजेशन जो है ना ये उसकी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ले आती है उसकी एडिपस की लाइफ में, और स्टेज के ऊपर पता चलता है कि अभी ये किसी इंजाम की तरफ जाने वाला है। In Aristotle's theory of tragedy, Anagnorsis is an important element of the plot, and it is closely tied to the concept of peripeteia, or reversal of fortune. Together, these elements help to create the sense of dramatic tension and emotional impact in the audience as they witness the tragic unfolding of events and sudden, often devastating realization of the characters। कहता है कि इससे उसकी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होती है, और ये दोनों एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर देते हैं, आइडियंस के अंदर इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जब भी रिकग्निशन होती है करेक्टर को तो उस टाइम ड्रामेटिक टेंशन होती है और इमोशनल इम्पैक्ट जो है ना आइडियंस के अंदर पैदा होता है, और उसके बाद एज दे विटनेस द ट्रेजिक अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स एंड सडन, उसके बाद वो जो है ना देखते हैं कि मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उन अनफोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ट्रेजिडी सॉरी ट्रेजिडी जो है ना ट्रेजिक अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स की ट्रेजिक अनफोल्डिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये जो है करेक्टर की रियलाइजेशन ऑफ करेक्टर ऑफन डिवास्टेटिंग, बादों का तबाह कौन साबित होता है। आज के लेक्चर तक इतना ही काफ़ी है, आगे हम मैथोस से शुरू करेंगे और इसका पार्ट 2 करेंगे हमार्शिया के और मेम्सिस के और एनाग्नोसिस के बाद। तो अगले पार्ट में मज़ीद हम मैथोस को डिस्कस करेंगे। मैथोस के अलावा पेरिपेटिया भी है, अभी वो भी रहता है, उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लूसिस है, डिसिस है, इसके अलावा एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, पोएट्री क्या है उसकी डेफिनेशन भी और डिटेल पढ़ेंगे, और कैथारसिस पढ़ के हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज तक इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद इन वीडियोज़ को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर आप सजेशन दें। थैंक यू सो मच।